नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है अपना एप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मैंने आपको उसके टाइप्स बताए, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने आपको बताया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, इसके जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं। इसका कुछ डेरिवेशंस हैं। दो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में CBSE में, जो कि आते हैं कई बार, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। तो टॉपिक है अपना, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ये टॉपिक को हमें स्टडी करना है। इसमें हमें बताना है कि एक लाइन चार्ज होगा, उस पर उस लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड में क्रिएट होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये जो टॉपिक है, ये गॉस थ्योरम में भी हम लोग इसको स्टडी करते हैं। गॉस थ्योरम में हम लोग स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उसमें भी ये टॉपिक आता है, और यहाँ पर भी ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। बस लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है और गॉस थ्योरम अप्लाई करनी होती है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे और कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ एक वायर। सपोज दैट ये एक वायर है और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है। जब इस वायर को चार्ज दिया Q, अभी ये स्टार्टिंग में क्या था, डिस्चार्ज था, बिल्कुल देयर इज नो चार्ज ऑन दिस वायर, इट इज़ अनचार्ज्ड। लेकिन जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया, चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया, और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, एक जैसा पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितना बड़ा होगा ये, उतने पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, चार्ज क्या होता है, जब चार्ज इसको देते हैं तो पहले इतने छोटे से पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर छोटे से पार्ट पे, फिर छोटे से पार्ट पे, फिर थोड़ा थोड़ा करके पूरे लंबे वायर पर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने कंसीडर किया कि ये जो पूरा वायर है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वायर गया, और ये छोटी छोटी जो लेंथ है इसकी DL, ये छोटी छोटी लेंथ है DL, इन पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जब होता गया तो छोटा छोटा DL करके पूरे वायर पे एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैंने कंसीडर किया कि इस वायर का जो मिड पॉइंट है वो O है, इसके परपेंडिकुलर में एक पॉइंट है अपने पास P। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। मैंने कंसीडर किया कि ये जो पॉइंट P है, ये इसके मिड पॉइंट से y डिस्टेंस पर है। पॉइंट P को इधर बनाता हूँ मैं, ये y डिस्टेंस पर है, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि इस DL से इसकी क्या पोजीशन होगी। सपोज दैट ये x एक्सिस में इसकी जो पोजीशन है वो x है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी √x² + y²। इससे हम लोग इसकी जो डिस्टेंस होगी DL से, वो पॉइंट P की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें मेज़र करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एंगल बनाते हैं थीटा। सपोज दैट पॉइंट P इस DL से एंगल थीटा पर है, तो ये जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो जाएगा DEY cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा DEX sin थीटा। अब आप देखिए, DEX sin थीटा इधर हुआ, देखिए क्या होता है, एंगल के अकॉर्डिंग कंपोनेंट चलता है। जैसे कि ये एंगल होता था तो हम लोग यहाँ पे cos थीटा मानते थे और यहाँ पर sin थीटा कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो उल्टा है,
यहाँ पर एंगल ऐसा ना होकर एंगल यहाँ पर इस टाइप का है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी ई वाई कॉस थीटा, और ये जो इधर साइड होगा डी ई एक्स साइन थीटा। अब देखिए इधर पे भी होगा डी ई एक्स साइन थीटा, तो ये जो माइनस और प्लस के कंपोनेंट्स होंगे ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बचेगा केवल डी ई वाई कॉस थीटा। तो इस कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना है, यानी इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी ई है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब हमने इस वायर को चार्ज दिया तो एक्चुअल में कितना चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो जब हमने चार्ज दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पर आया लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है लैम्डा इक्वल Q/L। ये अब फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा ये हो जाएगा, Q की जगह हो जाएगा DQ, और L यानी कि लेंथ, यानी सपोज दैट x लेंथ है इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा dx। तो यहाँ से dq इक्वल हो जाएगा लैम्डा dx। ये अपने पास आया चार्ज। अब हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड dE इक्वल, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा dE इक्वल 1/4πε0 dQ/r²। यह होगा 1/4πε0, ये dQ है, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे लैम्डा dx अपॉन r। r का मतलब ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r। r की जगह वैल्यू होगी √x² + y² का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हो जाएगा d इक्वल लैम्डा dx 1/4πε0 अपॉन x² + y²। ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस पॉइंट P पर, लेकिन हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है डी ई वाई कॉस थीटा, इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डी एक्स साइन थीटा जो होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेज़र करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो पॉइंट P है, यहाँ पर जो दो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई एक्सिस में, ये हमें मेज़र करने हैं। देखिए जब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इस वायर पे, तो इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए सूटेबल नहीं। देखिए क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि प्लस प्लस की जब बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो वायर है इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से मूव करेंगी या इस टाइप से मूव करेंगी, यानी इसकी या तो ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या ऊपर साइड होगा या नीचे साइड होगा। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर केवल जो ऊपर साइड का कंपोनेंट है वो है डी ई वाई कॉस थीटा, इसको कंपोनेंट को हमें लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी two components of electric field at point P। तो क्या क्या कंपोनेंट है, डी ई एक्स इक्वल है डी ई साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है डी ई वाई इक्वल डी ई कॉस थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हैं। तो वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा यहाँ पे डी ई वाई इक्वल डी ई कॉस थीटा।
ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर। तो यहाँ होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ DEY। देखिए DEY की वैल्यू क्या थी? DE cos थीटा। और यहाँ पे लिमिट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वायर है, वायर की लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के जो वायर है उसके चारों तरफ होगा। तो जो लिमिट होगी वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। तो यहाँ पर होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। DE की वैल्यू मैंने निकाल ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू निकाली थी DE की एंड कॉस थीटा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। मैथमेटिक्स में आप एक लॉ पढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंटीग्रल की, कि जब कोई भी फंक्शन में इस टाइप से लिखा हो माइनस ए से प्लस ए, f(a)dx लिखा हो, f(x)dx लिखा हो, तो जो माइनस ए से प्लस ए होता है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है प्रॉपर्टी, यहाँ पे 2 आ जाता है और 0 से a f(x)dx हो जाता है। ये मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है। ये अगर कोई भी लिमिट माइनस ए से प्लस से होती है तो उसको हम लोग 0 से ही लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 आ जाता है। तो यहाँ पर जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है इंटीग्रल, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पे 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये अपना इतना टॉपिक हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये वाला जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, बाहर लेके आते हैं, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, और यह यहाँ रहता है 0 से इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कॉस थीटा। ये वैल्यू अगर इधर से कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एक काम करें, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से हम लोग निकाल सकते हैं, उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका होता है कि अगर हम लोग एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लें तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको नेम दे देते हैं, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। तो यहाँ पर साइड में लिखता हूँ इन ट्रायंगल OAP। tan थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि x अपॉन वाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन वाई, तो x इक्वल हो जाएगा y tan थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे रखी। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया E इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट dx अपॉन, अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हुआ कॉस थीटा। यहाँ पे होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि वाई स्क्वायर जो है टर्म वो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे dx को तो यहाँ हो जाएगा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx tan स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका करेंगे y का हो जाएगा, y ऐसी कांस्टेंट है, tan का करेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। ये x का डिफ्रेंशिएशन हुआ तो इससे हम लोग dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। dx की वैल्यू है y सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन तो हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
0 से इनफाइनाइट, ये y और y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा विल बी कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट 0 से इनफाइनाइट कॉस थीटा एंड डी थीटा। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है भाई। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर dx की लिमिट थी और यहाँ पर थीटा में जब मैंने पुट किया तो ये जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो भी थीटा में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट हम लोग रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं रखता हूँ यहाँ पर थीटा इक्वल 0। जब थीटा इक्वल 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल वाई टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, थीटा की जो लिमिट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी क्योंकि टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब हम लोग निकालते हैं, लिमिट रखते हैं थीटा इक्वल ये लिमिट रखते हैं हम लोग x इक्वल 0 था, यहाँ पे x इक्वल अगर हम लोग इनफाइनाइट रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट इक्वल वाई टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा जो है वो हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी थीटा की जो यानी कि यहाँ पर जो इनफाइनाइट है उसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2। तो जो थीटा होगा वो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो जो लिमिट है अपनी वो चेंज होके थीटा इक्वल 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। देखिए x की जगह 0 रखना है पहले क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 है, जो लिमिट 0 है यहाँ पर x की 0 रखना है इस वाले इक्वेशन में। तो इससे 0 थीटा की जगह 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर टेन 0 इक्वल टेन थीटा। तो इससे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। और यहाँ पर जब हम लोग x की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। तो लिमिट अपनी जो है वो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। बंद करो बंद करो। तो देखिए ये जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 हो गई। अब हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई ऐसा का ऐसे ही। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है साइन थीटा होता है और यह लिमिट होगी 0 से पाई बाई 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई ऐसा का ऐसे ही। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ होगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अपना लैम्डा इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इससे हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंट पी पर हमने वायर के अराउंड में कहीं पर एक पॉइंट पी माना, इसके परपेंडिकुलर, और उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर ली। उसका ये फार्मूला होता है। बट ये फार्मूला ये बताता है कि अगर हम लोग इस पॉइंट पी की डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएं, जैसे सपोज दैट पॉइंट पी को अगर हम लोग यहाँ पर मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी पॉइंट पी पर। अगर हम इस पॉइंट पी को यहाँ मान लें, अगर हम डिस्टेंस इसकी बढ़ाते चले जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होती चली जाएगी। ये बताता है ई प्रोपोर्शनल 1/y। इफ़ यू विल इंक्रीज द डिस्टेंस देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। ओके।